सिद्धार्थ शिक्षा सदन में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10th विषय गणित। आज हम नए अध्याय शुरू कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय और स्कोरिंग अध्याय है ये। एक ही प्रश्न परीक्षा के अंदर पूछा जाता है, प्रश्न संख्या 30, और ये प्रश्न 6 अंक का होता है। प्रिय विद्यार्थियों, अध्याय 17 केंद्रीय प्रवृत्ति के माप आज हम अध्ययन करेंगे। और इसके अंदर पढ़ेंगे सबसे पहले माध्य का और बहुलक। 3 इसके अंदर मेन है। वो है, पहला है माध्य, दूसरे है माध्य का और तीसरे है बहुलक। अब इसमें पढ़ने के लिए सबसे पहले कुछ जनरल बातें आवश्यक हैं, उसका हम अध्ययन करते हैं। और वो है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप एवं माध्यों के प्रकार। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप तथा माध्यों को साधारण 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला होता है गणितीय माध्य यानी मैथमेटिकल एवरेज, जिसके अंदर है समांतर माध्य अथवा औसत। दूसरा है गुणोत्तर माध्य और तीसरा है हरात्मक माध्य। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ हम 10वीं कक्षा के अंदर सिर्फ समांतर माध्य अथवा औसत के बारे में पढ़ेंगे। गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य आप अगर आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो उसके अंदर अभी हम समांतर माध्य के बारे में ही विशेष रूप से अच्छी तरह से पढ़ेंगे। और दूसरा है इसके अंदर स्थिति संबंधी माध्य यानी एवरेज ऑफ पोजीशन, जिसके अंदर दोनों पढ़ेंगे, माध्यक और बहुलक। देखो प्रिय विद्यार्थियों, माध्यक को m के द्वारा व्यक्त किया जाता है, बहुलक को z के द्वारा व्यक्त किया जाता है और समांतर माध्य को x बार के द्वारा व्यक्त किया जाता है। मेन इसको व्यक्त करने के लिए गणितीय जो फिगर है वो भी ध्यान रखना है। माध्य का यानी m, बहुलक यानी z और समांतर माध्य x बार। अब देखिए, इसके अंदर हम प्रश्नावली 17.1 का अध्ययन करेंगे। और प्रश्नावली 17.1 में बता रहा है केवल समांतर माध्य का अध्ययन ही करेंगे, यानी केवल समांतर माध्य ही पढ़ेंगे। और वो भी समांतर माध्य किस प्रकार का? जनरल क्वेश्चंस, यानी औसत ज्ञात करना। जो अवर्गीकृत आंकड़े होंगे उस अवर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात करना का अध्ययन करेंगे। अब देखिए, इसके अंदर क्या ध्यान रखना है, वो सूत्र इसके अंदर इम्पोर्टेंट है। देख लीजिए, सबसे पहले समानांतर माध्य, यानी समानांतर माध्य है जो प्रारंभिक आंकड़ों से समांतर माध्य ज्ञात करना। इस प्रकार के आंकड़ों से समांतर माध्य ये प्राप्त करने के लिए सभी आंकड़ों का योग करके उसमें कुल आंकड़ों का समक की संख्या का भाग दिया जाता है और इसे औसत भी कहते हैं। औसत कहो या समांतर माध्य कहो, बात एक ही है। यानी समांतर माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग। जो भी आंकड़े दिए हुए हैं उनका योग कर दो और आंकड़ों की संख्या लिख दो नीचे बट्टे में, और फिर इसमें भाग दे के हल कर दीजिए, आपके समांतर माध्य ज्ञात हो जाएगा। अब इसको अगर गणितीय भाषा के अंदर लिखना है तो भी लिख सकते हैं। बराबर समांतर माध्य को हम लिख सकते हैं x बार इक्वल टू बराबर आंकड़ों का योग है, इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा x बटा n। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, ये सूत्र x बार बराबर सिग्मा x बटा n। देखिए, आंकड़ों का योग का मतलब हो गया x, जो भी प्राप्तांक जो दिए हुए उनका योग कर दीजिए, ये सिग्मा,
सिग्मा का अर्थ हिंदी के अंदर, गणित के अंदर तो सिग्मा का अर्थ ऐसे ही सिग्मा लिख रहा है, लेकिन इसको हिंदी भाषा के अंदर ध्यान रखना है कि सिग्मा का अर्थ होता है जोड़ करना, यानी सिग्मा बराबर जोड़ करना, या जहाँ सिग्मा लिखा हुआ रहता है यानी सिग्मा का अर्थ जोड़ है। और x का मतलब नंबर, प्राप्तांक, जो भी अंक दिए हुए हैं उन सभी अंकों का योग सिग्मा x कहलाता है। और नीचे लिखा हुआ n, n का मतलब आंकड़ों की संख्या यानी नंबर ऑफ संख्या, यानी ये x की जो संख्या है वो कितनी है, 10 है, 20 है, 50 है। इस प्रकार ये समानांतर माध्य ज्ञात करते समय अगर हिंदी में लिखना है तो ये सूत्र लिखेंगे, और गणित के अंदर लिखना है तो ये लिख लेंगे, x बार बराबर सिग्मा x बटा n। अब देखिए हम एक उदाहरण ले रहे हैं और उस उदाहरण को हम अच्छी तरह से हल करेंगे। हल करने पर देखेंगे कि इसका उत्तर बहुत ही सरल तरीके से निकलता है। उदाहरण कह रहा है कि किसी विद्यालय में कक्षा 10वीं में अध्ययन करने वाले 10 छात्रों के गणित विषय में प्राप्तांक क्रमशः ये 7, 8, 5, 6, 7, 8, 9, 4, 5, 6 अंक हैं, तो प्राप्तांकों का औसत ज्ञात कीजिए या समानांतर माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों लिख सकते हैं, कोई भी सूत्र लिख सकते हो, प्राप्तांकों का योग लिखो या आंकड़ों का योग लिखो, छात्रों की संख्या लिखो या आंकड़ों की संख्या लिखो, बात एक ही है। ऐसा भी लिख सकते हैं, x बार बराबर सिग्मा x अपॉन n भी लिख सकते हो। अब इसके अंदर सिग्मा x का मतलब जो आंकड़े दिए हुए हैं उनका योग में लिख दीजिए, 7 + 8 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 4 + 5 + 6 बटा कितनी संख्या गिन लीजिए और 10 लिख दीजिए, 10 है 10 लिख दीजिए, 12 है तो 12 लिखिए। अब हम सभी अंकों का योग करेंगे तो हमारे पास में ये आंकड़े प्राप्त हो जाएंगे 65, और इसके अंदर हम जब 10 का भाग देंगे यानी ऐसे 65 में 10 का भाग दे देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 6.5, या फिर दशमलव में बदलो, ध्यान रख सकते हैं। और एक जीरो लगा हुआ है, अर्थात हम एक संख्या छोड़ के दशमलव लगा देंगे तो हमारे उत्तर आ जाएगा 6.5 अंक। यदि किसी चर के मान क्रमशः x1, x2, x3 इस प्रकार से xn तक हो तो हम उनका समांतर माध्य, मैंने बताया था कि x बार बराबर लिखते हैं x1, x2, x3 इस प्रकार से ... xn, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं x बार बराबर सिग्मा xi अपॉन n। अभी बताया था मैंने, सिग्मा को आप बड़ा ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो। तो इसमें i बराबर नंबर ऑफ संख्या है, 10 संख्या है, 20 संख्या है, और n बराबर 20 संख्या गिन के बतानी है और फिर सूत्र में मानक टिप्पणी लिख रही है, इस पर समझा रहा है, इसमें मैंने वैसे बता दिया है। तो भी आप देखेंगे सिग्मा एक ग्रीक वर्णमाला का अक्षर है तथा इसे सिग्मा उच्चारित करते हैं, मैंने बताया था, तथा गणित में इसे योग की प्रक्रिया दिखाने के लिए किया जाता है। मैंने बताया था ना कि सिग्मा का अर्थ होता है जो भी संख्या दी हुई उसका जोड़, यानी ये गणित में बताता है, प्रयोग में लाया जाता है। जैसे सिग्मा xi यानी इसका मतलब i बराबर 1, 2, 3, 4 अनंत तक है, तो x 2, 3, 4 n तक है। जितनी भी संख्या इसको y के द्वारा भी बता सकते हैं, सिग्मा y भी लिख सकते हैं। सिग्मा y लिखेंगे तो वही y1, y2, y3, y 25 है तो y 25 लिख देंगे, और इस प्रकार ये सूत्र गणितीय बन जाएगा। अब देखिए इसके कुछ समानांतर माध्य के गुण और दोष भी है, कुछ न कुछ। गुण का मतलब होता है कि मेरिट्स, इसकी विशेषता, इसकी गणना करना सरल है, यह सभी पदों पर आधारित होता है, अन्य सांख्यिकी विश्लेषण में इसका प्रयोग किया जाता है, यह माध्य निश्चित और सदा एक ही होता है, इसकी शुद्धता की जांच संभव है, इसके मान स्थिरता रहती है, इसके मान में भी स्थिरता रहती है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये इसके गुण हैं। अब देखिए दोष, यानी कभी कभी ये गलतियां भी कर देता है इस प्रकार से। कभी कभी इसके मान के गणन में
ऐसी राशि आ सकती हैं जो प्रकृति के अनुसार संभव नहीं हो, जैसे परिवार के सदस्यों की संख्या 3.8 या 5.6 होना, ये नहीं हो सकती। कि परिवारों की संख्या निकालेंगे तो कोई 3.8 का मतलब कितने परिवार, 3 या 3.8। अब 3.8 में क्या है, 3 परिवार हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, कोई 3.5 थोड़ी हो सकते हैं, 3.8 थोड़ी हो सकते हैं। तो ये इस प्रकार समस्या उत्पन्न हो सकती हैं। किसी भी एक मूल्य के नहीं होने पर गणना संभव नहीं है। मूल्य के नहीं होने पर गणना संभव नहीं किया जाता। चरम मानों का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। इस माध्य का निर्धारण अवलोकन द्वारा संभव नहीं है। अवलोकन द्वारा हम इसको नहीं निकाल सकते हैं। जैसे ये आपको कुछ गुण और दोष है याद रखने हैं। अब हम एक सवाल ले रहे हैं और वह सवाल भी इसी प्रकार से है। देखिए सवाल जब देता है, जब आपको सवाल को थोड़ी जनरल बातें याद रखनी पड़ेगी, और जनरल बातें अगर गणित में, गणितीय संबंधी जनरल बातें अगर आपने याद नहीं रखी तो फिर सवाल तो फिर करना उचित ही नहीं है, क्योंकि पुरानी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं। और जनरल अगर बातें अगर आपको याद रहेगी तो आप सवाल अब कह रहा है प्रथम 10 विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब कह दिया ऐसे ही। अब आपको पता ही नहीं है कि विषम संख्या क्या होती है। कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो अभी भी वीडियो नहीं देखते हैं और नहीं पढ़ाई करते हैं और मज़े करते हैं, तो उनके लिए तो समस्या ही है, और वो फिर बाद में कुछ नहीं है। तो अब उनको पूछ लिया जाए कि विषम संख्या क्या होती है तो भी नहीं बता पाएंगे। तो प्रथम 10 विषम संख्या का मतलब होता है स्टार्ट संख्या 1 से होती है, फिर 1 छोड़ दिया जाता है, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19। अब प्रथम 10 विषम संख्याओं का समांतर माध्य क्या है? प्रथम 10 विषम संख्या ये हो गई, और ये भी अभाज्य संख्या हुई है। बिना अभाज्य भी हो सकती हैं। कोई भी संख्या अगर देता है तो आप लिख सकते हो, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 भी होती हैं। 9 ये लिखना भूल गया है, तो आप तो वो ध्यान रखनी है। विषम एक के छोड़ के है, एक के बाद में एक छोड़ के, 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15, फिर 17, फिर 19, ये 10 हो गई। अब इस 10 का समांतर माध्य ज्ञात करने का कहता है, तो आप अतः समांतर माध्य x बराबर लिख दीजिए और इस सभी संख्या का योग कर दीजिए, और बट्टे में 10 है तो 10 लिख दीजिए, क्योंकि 10 संख्या का ही पूछा, 20 का पूछता तो 20 लिख देते। अब हमने इस 10 विषम संख्याओं का योग करा तो कितना आ गया 100, और 100 में जब 10 का भाग दिया, 1 0 से 1 0 कट गया तो उत्तर 10। इनकी मतलब इसका समानांतर माध्य कितना है? 10 है। यानी ये इसका समानांतर माध्य कहलाता है या औसत कहलाता है। अब इस प्रकार से एक और प्रश्न ले सकते हैं और उनको हल कर सकते हैं। ये कह रहा है कि अगला प्रश्न कह रहा है कि 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 16 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखो सवाल को बदल दिया है, तो बदल दिया तो कोई बात नहीं, अपन भी इस सवाल को हल करते समय थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि 8 क्रमागत विषम संख्या होनी चाहिए और उसका औसत दे रखा है, यानी समानांतर माध्य x बार बराबर दे रखा है, यानी x बार बराबर 16 दे रखा है। माना कि प्रथम विषम संख्या मान लेते हैं हम x, तो 8 क्रमागत विषम संख्या लेने के लिए लेते जाएंगे x, x + 2, x + 4। अब देखो इसके अंदर 2, 4, 6 क्यों लिया? क्योंकि यहाँ तो विषम संख्या बता रहा। तो जब दो में कोई एक संख्या जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी? विषम हो जाएगी। और किसी सम में अगर एक संख्या जोड़ेंगे तो वो हमेशा विषम बन जाएगी। इसीलिए ये 2 की टेबल ले ली। पहले अंक ऐसे ही ले लिया, x, x + 2, x + 4, x + 6, x + 8, x + 10, x + 12 और x + 14। अब देख लीजिए, यानी 14, यानी 8 हुई कि नहीं हुई? देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गई, अर्थात हमने सही मान ली संख्या। अब वही हमारे पास में फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला में वही लगाएंगे कि हम लिखेंगे x बार बराबर, तो x बार की जगह पे जो संख्या दी हुई वो लिख देंगे। तो x बार की जगह पे कितनी लिखेंगे? 16 लिख देंगे। बराबर इधर लिखते जाएंगे x + 2, x + 4, x + 6, x + 8, x +
10, x प्लस 12, x प्लस 14, इस प्रकार से ये संख्याएं लिख देंगे। अपॉन में कितना लिख देंगे? 8 लिख देंगे। तो अब ये जब लिखेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें x चर है और संख्या अलग है, तो चर चर की जोड़ कर देंगे, कि x के साथ में जोड़ देंगे। x प्लस 4 कितना होता है? 4x। ये बिल्कुल गलत है। इसका मतलब आपको जनरल चीज़ें भी याद नहीं है, तो फिर आप सवाल गलत ही कर पाएंगे। x x जोड़ दिया तो हो गया 8x, फिर संख्या संख्या की जोड़ कर दी तो हो गई 56। 8x प्लस 56 अपॉन में कितना जाएगा? 8/8 हो जाएंगे, यानी 8x प्लस 56 बटा 8 बराबर कितना मान लिखा था हमने? 16। क्यों? क्योंकि दिया हुआ है। तो अब इसको हम वज्र गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8x प्लस 56 बराबर 16 को 8 से गुणा करा तो आ गया 128, और x बराबर जब निकालना है तो हो जाएगा 128 माइनस 56 कर देंगे। तो जब 128 में से 56 घटाएंगे तो 8 में से 6 गए 2 आ जाएंगे, और 12 में से 5 गए 7 आ जाएंगे। फिर इसमें 8 का भाग दे देंगे तो आ जाएंगे 9। x बराबर कितना आ जाएगा? 9। अब यहाँ पे रखते जाइए, x में 9 रखा तो 9 आ गए, 9 में 2 रखे तो 11 आ गए। इस प्रकार ये 8 ही क्रमागत संख्याएं आपको प्राप्त हो जाएगी, और वो होगी 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23। इस प्रकार ये संख्याएं प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 17.1 का एक प्रश्न लेते हैं, और इस प्रश्न को भी हल करते हैं कि इस प्रकार ये भी सवाल वही है जिसमें x का मान ज्ञात करना है। भिन्न प्रश्न है, करने का तरीका वो का वही है, वही सूत्र काम करेगा, उसी स्टेप से करना है। यदि प्रश्न 3 कह रहा है कि यदि 3, 4, 8, 5, x, 3, 2, 1 अंकों का समांतर माध्य 4 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य बराबर लिख देंगे आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। कोई भी सूत्र लिखिए, ये लिखिए, या फिर डायरेक्ट गणितीय भाषा में बताया था वो लिखिए, और फिर संख्या लिख दीजिए। समांतर माध्य दे रखा है 4 तो 4 लिख दीजिए, और लिख दीजिए 3 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 5 प्लस x प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 बटा 8 हो जाएगा। इस प्रकार हम वज्र गुणा करेंगे 8 को 4 से तो 8 चौक 32 हो जाएंगे, और इधर हो जाएगा 26 प्लस x, यानी 4 और 3 7 हो गए, 7 और 8 15, 5 20, 20 और 3 23 और 2 25 और 1 26, 26 प्लस x। अब x को एक तरफ रखिए, चर को एक तरफ, अचर को दूसरी तरफ पक्षांतर कर लीजिए, तो x बराबर हो जाएगा 32 माइनस 26, यानी x बराबर 6 प्राप्त हो जाएंगे। और ये x बराबर 6 निकलेगा तो हमारे पास में संख्या मतलब हल। देखिए सब तरह के प्रश्न इसके अंदर हैं, 2-3 तरह के प्रश्न हैं, और 2-3 तरह के प्रश्न को ही हल करने के लिए सूत्र एक ही प्रयोग में होगा, और उसी सूत्र की सहायता से आप हल करते जाएंगे तो सवाल बहुत ही सरल है, आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं। एक प्रश्न और ले रहे हैं कि 5 संख्याओं का औसत 18 है, यदि एक संख्या हटा दी जाती है तो औसत 16 हो जाता है, तो हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। अब पहले तो प्रश्न समझिए, यानी 5 संख्याओं का औसत 18 है तो हम लिख देंगे दिया गया 5 संख्या का कुल मान कितना हुआ, यानी 5 संख्या का औसत 18। औसत का मतलब एक का 18 है तो दूसरे का 18, तीसरे का 18, चौथे का 18, 5 का 18, तो 18 को 5 से गुणा कर देंगे तो 90 आ जाएंगे। फिर मान लेंगे माना हटाई गई संख्या हमारे पास में कोई क्या है? x है, और 4 संख्याओं का योगफल जब निकालेंगे तो आगे बता रहा है प्रश्न के अंदर कि हटा दी जाती है तो औसत 16 हो जाता है, यानी शेष संख्याएं 4 बच गई हैं, तो हम 16 4 संख्याओं का योगफल भी निकाल देंगे तो कितना आ जाएंगे हमारे पास में? 16 चौके 64। अब 4 संख्याओं का योगफल प्लस x बराबर 90 है, क्योंकि 4 संख्या तो ये निकालनी है और एक संख्या हमने x कर दी, ये हटाई गई संख्या x है, तो 4 संख्याओं का भी औसत है, योगफल आ गया हमारे पास में, तो उसको इसकी जगह पे लिख देंगे 64 प्लस x बराबर 90 है, तो x बराबर आ जाएगा 90 माइनस 64।
और जब ये 90 माइनस 64 आ जाएंगे तो बाकी करेंगे तो हमारे पास में 26 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हटाई गई पांचवी संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी, और अर्थात पांचवी संख्या हटाई गई संख्या 26 है। इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे जो कि आपको होमवर्क में दिए जाएंगे। उस होमवर्क को आप अच्छी तरह से हल करें और वापस समय पे भेजें, और आप अपने दोस्तों को भी कहें कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखो और आप भी कॉपी को सबमिट करो, नहीं तो हम बाहर निकालने वाले हैं, आपको ग्रुप से बाहर निकाल देंगे और फिर बैठे रहना घर पे आराम से मज़े करना। और फिर जब बोर्ड का रिजल्ट 10th का आएगा, जब आपके फेल आएगा। इस प्रकार आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब भी कर दें, और कोई समस्या हो तो कमेंट भी लिख दें और अच्छी तरह से वीडियो देखें। थैंक यू।